खुर्रम दस्तगीर साहब, ईरान अमेरिका इस जंग के बाद एक वो जो मिथ था ना कि अमेरिका को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, उसकी मिलिट्री माइट जहाँ वो जाएगा वो सारे मुल्कों को वो तहस नहस कर देगा। तो वो तहस नहस ईरान में जितना वो कर सकता था कर लिया, लेकिन आखिर में लगता यह है कि ईरान खड़ा है जम के और शिकस्त खोर्दगी का जो शिकार है वो खुद अमेरिका है। कभी पता चलता है उसके इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, कभी मिज़ाइल कम हो गए, कभी उसके स्टॉक पाइल्स के ऊपर पता चलता है कि वजीरे उनके जंग और ट्रंप के अंदर तू मैं होगी। तो इट्स ए न्यू वर्ल्ड नाउ, और उसके अंदर ये तीनों ममालिक का माहिदा मक्का करना, आपका इसके ऊपर तजिया और गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है? जी, मलिक साहब, असल जो हकीकत है वो ये है कि अमेरिका जो है वो अबनाए हुर्मुज खोलने के लिए और खोल कर रखने के लिए अपनी अस्करी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह वो उसके जो अरब ममालिक में उसके जो हवारी थे, उनकी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपनी अस्करी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। ये नई हकीकत है जो शायद थी मौजूद, लेकिन इस जंग ने उसको अयां कर दिया। तो वो जो हम 1991 की जो इराक वॉर थी, जो कुवैत को आज़ाद करने के लिए लड़ी गई, उसके नतीजे में और उसके फौरन बाद जो सोवियत यूनियन तहरील हुआ, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अगर आपको याद हो, तो वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, अब उसे हम खत्म होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो जो सो कॉल्ड कहा जाता था कि मशरक वस्ता के ऊपर अमेरिका की दिफाई छतरी तनी हुई है, वो छतरी के तो चीथड़े हो गए। और वो अब वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। और जो अमेरिका की शायद ये गालिबन आखिरी कोशिश थी इस जंग के जरिए कि इसराइल को इस खत्ते का जो एक थानेदार बनाकर रखा जाए, वो भी नाकाम हो गई। तो लिहाजा अब ये जो अलायंस है, जो कि हम कह सकते हैं कि यूरोप तक जा रही है, ये इसका जिक्र भी हुआ, मैं इसको दोहरा देता हूं कि दो वो मुसलमान ममालिक जिनकी सबसे ज्यादा दिफाई सलाहियत अपनी है, वो मिले हैं उस मुल्क के साथ जिसकी सबसे बड़ी अरब मुल्क में जोग्राफी, उसकी मालियाती हैसियत, उसकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं। तो पाकिस्तान और तुर्की का सऊदी अरब की मालियाती ताकत के साथ मिलना जो है, ये इंतहाई खुशाइंद है। और उसके ये एक टेस्ट जरूर है तीनों मुल्कों की क्यादत का, कि आने वाले सालों में ये किस तरह इस अलायंस को डीपन करते हैं, उसमें गहराई लेकर आते हैं और उसके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी लेकर आते हैं। लेकिन अगर लेकर आएंगे तो ये लिटरली हम कह सकते हैं कि जो मशरक वस्ता का जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसके तहफ़्फ़ुज़ का जो पूरा निज़ाम है, उसका आगाज है। अगर तीनों ममालिक उसको संजीदगी से लें, अमेरिका का रोल रहेगा, इसराइल का रोल रहेगा, लेकिन इसराइल के लिए भी एक परेशानी है कि अगर आप नक्शा देखें तो इसराइल के शमाल में तुर्की है और जनूब में सऊदी अरब है। तो लिहाजा वहां भी इसराइल को अब दोनों साइडों से एक हेम्ड इन है, वो समझेगा कि तो इसराइल और हिंदुस्तान दोनों ऐसे ममालिक हैं जिनका जिन्हें कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्शन था, या हम कहते थे कि दन दना रहे हैं, वो फ्रीडम ऑफ एक्शन में डेफिनेटली इस मुआहदे के नतीजे में कमी आई है। तो और पाकिस्तान का जो रोल अभी हमने देखा अमेरिका ईरान के दरमियान सालसी का, पाकिस्तान का रोल जो है वो फलक्रम का हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो अब इस खत्ते को बैलेंस कर रहा है, अस्करी तौर पर भी, सिक्योरिटी तौर पर भी। और जैसा कि हम सब की उम्मीद है कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट साबित हो। अच्छा खुर्रम साहब, एक मेरे जहन में सवाल आता है। कोई ज़माना था ये फ़ौज के अंदर आर्टिलरी वाले बड़े तगड़े होते थे। आप इंडिया से जंग करनी है तो हम तोपें और वो तोपची वाले वो सारे देखते थे कि ये कितना मजबूत है आपका ये डिपार्टमेंट। अब ये जो इंडिया ईरान वाला मामला है उसके बाद आपको लगता है कि सबसे तगड़ा जो डिपार्टमेंट है वो आपका ड्रोन्स वाला होना चाहिए। वो जो सुसाइड ड्रोन्स उड़ते हैं और जाके गिरते हैं निशाने के ऊपर, उन्होंने उसका 500-500 मिलियन डॉलर का, 1-1 अरब डॉलर का उसका रडार सिस्टम अमेरिका का उड़ा के रख दिया। अमेरिका हिम्मत नहीं कर रहा कि अपना बहरी बेड़ा लेके हुर्मुज़ के अंदर चले जाए। उसको डर लगता है वो सुसाइड बोट्स आएंगी, उसको उसके फ़ौजी उसमें मारे जाएंगे, और वो पीछे रुक जाता है वहाँ पे। वो जजीरा कशम के अंदर नहीं जाता कि वहाँ जाऊँगा तो उसकी लाशें उठानी पड़ जाएंगी। तो वॉर चेंज हो गई है और वो सारी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ ईरान ने बना के सर्वाइव करके सिर्फ अमेरिका को उस घुटने टेकने पर मजबूर किया हुआ है। तो ये जो तीनों का कोऑपरेशन है, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब,
तो जब तक इसके अंदर डिफेंस प्रोडक्शन, मजबूत पावरफुल डिफेंस प्रोडक्शन मैकेनिज्म अगले 5-10 सालों में हम खड़ा नहीं करते, तो तब तक इसके सही वो फ्रूट सामने नहीं आएंगे। आपका इसके ऊपर तजिया? जी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की है। और आपके नाजरीन के लिए भी अर्ज करूंगा कि जंग जो है उसके अंदर जो लैंड फोर्स है उसका रोल शायद गालिबन सेकंड स्टेज पर आएगा, लेकिन फर्स्ट अब जो स्टेज है जिसके जरिए मुल्क जंग करेंगे, और ये बात सिर्फ ईरान वॉर में नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा वाजे तौर पर रूस यूक्रेन जंग में ये वाजे हुई है बिल्कुल, कि अब बिल्कुल वजह है। ड्रोन्स ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं, पहला जो हथियार है जो इस्तेमाल होगा वो होगा। और अभी भी ऑलरेडी जो प्लानिंग है पूरी दुनिया में जो तब्दील हो गई है कि वो पहले कहते थे टैंक भेजे जाएंगे अंदर, लेकिन अब तो वो उन्हें कहते हैं कि जिस तरह भेड़ों का छत्ता होता है ना, इसी तरह ड्रोन्स के छत्ते जाएंगे, स्वॉर्म्स ऑफ ड्रोन्स। और वो भी है कि वो उसमें सारे ड्रोन्स आर्म्ड होना जरूरी नहीं है। वो इतना कंफ्यूजन है कि अगर आपके ऊपर इकट्ठे 100 ड्रोन आ रहे हैं और जिस मुल्क पर हमला हुआ है उसे नहीं मालूम कि उन 100 में से कितने आर्म्ड हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये एक नई जंग है, और उसमें भी पाकिस्तान और तुर्की का ऑलरेडी ये कॉपरेशन मौजूद है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये भी एक तवक्को है कि अगर सऊदी अरब के साथ सरमाया हमें हासिल होता है और ये डिफेंस प्रोडक्शन एक्सपैंड होती है, तो तुर्की में भी और पाकिस्तान में भी जो ड्रोन प्रोडक्शन है उसको कई गुना स्केल अप किया जा सकता है। तीनों ममालिक की जो सिक्योरिटी है, और पाकिस्तान के पास जो है, आई थिंक यहाँ जहाँ तुर्की के पास ड्रोन्स हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, पाकिस्तान के पास JF-17 और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो J-10 की भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है J-10C की दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के। फैसिलिटी होगी पाकिस्तान में, आप ये बता रहे हैं खुरम जी साहब? जी जी जी, मैं तवक्को कर रहा हूँ कि आने वाले सालों में जिस तरह चीजें मूव हो रही हैं, पर्टिकुलरली अगर जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन को एक बूस्ट हासिल होती है सऊदी सरमाए से, तो बहुत सारे नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है जिसका आपने जिक्र किया शुरू में, मैं उसे दोहराना चाहता हूँ कि अमेरिका के विड्रॉल के बाद बिल आखिर मुसलमान ममालिक ने वो बालिग नजरी का मुजाहरा किया है, जिसका हम कह सकते हैं पूरी अपनी जिंदगी इंतजार कर रहे थे कि वो खुद इकट्ठे होकर अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करके अपने दिफा का इंतजाम कर रहे हैं। खुरम साहब, एक पॉलिटिकल जो प्रोसेस होता है ना, पॉलिटिकल ओनरशिप, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, पार्लियामेंट्री ओनरशिप, वो एग्रीमेंट्स की वक़्त और उनकी अहमियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो क्या ये अच्छा हो कि एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस में डिबेट करके आपकी हुकूमत जो है कैबिनेट अप्रूवल भी दे, पार्लियामेंट भी इसको इंडोर्स करे, तो फिर तो मेरे ख्याल में एक फाउंडेशन स्टोन इसका रख देंगे आप, इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे पूरे मैकेनिज्म को। क्या कहते हैं खुरम साहब? जी मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। पहला स्टेप तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि किसी भी बैन अवी माहदे को अप्रूवल के लिए जो फाइनल अथॉरिटी है वो काबीना है। लेकिन ये बहुत अच्छा होगा अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खारजा भी और वजीर दिफा भी दोनों इस माहदे को काबीना से तौसीक के बाद पार्लियामान में जो है वो गुफ्तगू के लिए पेश करें। लेकिन बल्कि उससे पहले जो है पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं डिफेंस की भी और फॉरेन अफेयर्स की भी, उनमें पेश करें और वहाँ एक राय हासिल करें इसके हक में। क्योंकि ये अगरचे बड़ी अच्छी बात है कि हमें कोई, मैं एग्री करता हूँ एडमिरल साहब से कि इतना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जो प्लानिंग है फ्यूचर की, उसमें मैं चूंकि खुद इसका हिस्सा रहा हूँ, हमें उसमें बहुत बेहतरी और प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है। और थोड़ा सा हमें ये जो पाकिस्तान की एक डिपेंडेंट रिलेशनशिप रही है सऊदी अरब, जिसका जिक्र आपने किया, उससे ऊपर उठ के जिसे कहते हैं थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा अगर हमने इस अलायंस का पूरा एडवांटेज उठाना है। बिकॉज देखिए तुर्की की सूरत में ये अब हम कह सकते हैं कि बहीरा अरब से लेकर ये मेडिटेरेनियन सी तक ये अलायंस जा रही है। तो ये सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ पाकिस्तान में क्राइसिस होगा, क्राइसिस तो कहीं भी हो सकता है। उसके लिए जो तैयारी है और उसके लिए जो एक बड़ी तस्वीराती सोच है, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, उसकी जरूरत है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी एक चैलेंज है कि उनके अंदर इस तरह के लोग हों जो इस किस्म की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर सके और इसका
जो जो एक बड़े कैनवस पर सोचना है, बजाय ये कि सिर्फ अगले 6 महीने गुजारने के लिए हमें $2 अरब चाहिए। उसके लिए हमें बड़ी थिंकिंग और प्लानिंग की जरूरत है। और इसमें पार्लियामेंट जो है, और खासतौर पर उसकी जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, कौमी असम्बली की भी और सेनेट की, उनका बड़ा अहम रोल हो सकता है इसको लेकर चलने में और पॉलिटिकल ओनरशिप देने में। क्योंकि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें रही हैं जो कभी सऊदी अरब के इतने हाथों में नहीं थी। अभी पिछली जो हुकूमत गुजरी है 18 से 22 तक, उससे तो सऊदी अरब को बड़े सीरियस इश्यूज पैदा हो गए थे। तो हमें ये बात अब खुर्रम वाज़ेह हो साहब, क्या गई है कि मुनासिब नहीं पाकिस्तान होगा का कि झुकाव एक किस तरफ है। पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दे दी जाए, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी जाए, जो बैठे उसमें मुख्तलिफ पार्टी की नुमाइंदगी भी हो और दोनों हाउसेस की भी जी, नुमाइंदगी हो, वो मेरे इसको तो ये बाकायदा मेरी डिस्कस हाँ करे, इंडोर्स करे और पार्लियामान में भेजे। जी, मेरी तो जाती राय यही है कि खुर्रम ये साहब। सेनेट सेनेट और कौमी असम्बली की दोनों की जो कमेटियां हैं, उनको आपस में इकट्ठा कर देना चाहिए। और उसके अलावा भी जरूरत है, जिस तरह आप कह रहे हैं, अभी तो एक बहुत वसी मेंबरशिप है जो सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट करके पाकिस्तान की जो फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनके लिए एक एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल हों और पार्लियामान के लोग भी शामिल हों, ताकि इसको जो है सिर्फ अगले 2 साल या 3 साल नहीं, ये जो मुआहिदा हुआ है मक्का मुआहिदा, ये तो इंशाल्लाह दिहाइयों तक चलेगा। तो उसके लिए दिहाइयों जितनी बड़ी सोच भी इंशाल्लाह। चाहिए।